नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो क्या है भैया, हमारी भारत की परिस्थिति को पूरी तरह से डिफेंड करता है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के बारे में भैया हमने कल भी पढ़ा था। हिमालय पर्वत के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तो मैं आपसे बात करूँ कल के टॉपिक के बारे में। जो हमने कल चीजें पढ़ी थी, तो हमने भैया अपने भारत को हमने अपने भारत को 6 क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया था। अब वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं आप मुझे बताएंगे। मुझे 6 क्षेत्र वो कौन कौन से हैं जिन पे हमने भारत को डिवाइड करा था। देखो, भौगोलिक आधार पर सबसे पहला कौन सा पढ़ा था भैया हमने? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा मैदानी क्षेत्र पढ़ा था। तीसरा कौन सा पढ़ा था भैया? तीसरा पढ़ा था हमने मरुस्थल। चौथा हमने पढ़ी थी तटीय मैदान। पांचवे हमने पढ़े थे पठार। और छठा क्षेत्र हमने कौन सा पढ़ा था? छठे क्षेत्र थे भैया इसके द्वीप। छठे जो भारत के द्वीप हैं। तो इन सबसे 6 क्षेत्रों में सबसे पहले भैया हम पर्वत वाले चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इसी पर्वत वाले चैप्टर में हमें पढ़नी है कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज के साथ साथ जो चलती है ना, मतलब पश्चिमी रेंज जो है पहाड़ों की, उनको पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को, पूर्वी रेंज को पढ़ेंगे। मध्य भारत में पढ़ने वाले सभी पर्वतों को एक बार अच्छे शॉर्ट में देख लेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इन्हीं में हम शुरू कर चुके थे भैया कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। अब जो हिमालय पर्वत हमने शुरू करा था, तो इसकी हमने कुछ विशेषताओं के बारे में बात करी थी। हिमालय पर्वत की क्या भैया? हिमालय पर्वत की विशेषताओं के बारे में हमने कुछ बातें करी थी। जैसे कहोगे भैया, हम पढ़े सबसे पहले ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय। हिमालय पर्वत को हमने 3 भागों में बांट लिया। सबसे ऊपर का पर्वत कौन सा था भैया? ट्रांस हिमालय था। कौन सा जो सबसे ऊपर वाला पर्वत था वो कौन सा भैया? ट्रांस हिमालय था। देखो, सबसे जो ऊपर वाला भाग है इस हिमालय पर्वत का, वो कौन सा था भैया? वो ट्रांस हिमालय वाला भाग था। उसका थोड़े नीचे वाला पार्ट वो कौन सा था? मैन हिमालय। यहाँ पर कौन सा प्रदेश पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाला हिमालय का कौन सा भाग पड़ता है भैया? यहाँ पड़ता है मैन हिमालय। यदि हम बात करें यहाँ की, जो कश्मीर और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पड़ता भैया मैन हिमालय। उसके ऊपर आता ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा था? ट्रांस हिमालय को हमने बांटा 3 भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा था भैया इसका? काराकोरम में, काराकोरम। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी लद्दाख रेंज। और तीसरी थी भैया इसकी जास्कर रेंज। इन तीनों के बारे में यदि आपको कांस्टेबल लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा तो यहीं से पूछ लेगा भैया लद्दाख रेंज जो है ना हिमालय पर्वत की, वो किसका भाग है? कौन से हिमालय का भाग है? तो भैया ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से निकल कर आएगा? दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा कि भैया जो आपका जास्कर रेंज है, जास्कर श्रेणी, वो हिमालय पर्वत के किस भाग का अंग है? तो भैया ट्रांस हिमालय का अंग है। और मैंने तो बताया था यहाँ पर जो पड़ती है चोटियां, ट्रांस हिमालय में पड़ने वाली चोटियां, जो काराकोरम श्रेणी है इसकी, इस काराकोरम श्रेणी में कौन सी चोटियां पड़ती हैं? यहाँ मैंने तो बताया था भैया पामीर का पठार पूरब की ओर है। पूर्व पश्चिम की ओर कौन सा भैया? पामीर का पठार है। पूरब की ओर कहाँ? पूरब की ओर कैलाश श्रेणी में मिल जाती है चोटियां। ट्रांस हिमालय, यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इस श्रेणी में विश्व की दूसरी, देखो यही मिलेगी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। यदि मैं बात करूं सबसे ऊंची चोटी, तो मैंने तुम्हें बताया था भैया सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। कितनी ऊंचाई उसकी? 8849 मीटर है। यदि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी? माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये वाली चोटी, ये कहाँ स्थित है? ये काराकोरम रेंज में है। अब काराकोरम रेंज ना देके पूछ लेगा भैया कौन से हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है, क्योंकि ये काराकोरम तो खुद ही ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन किसका अंग है भैया? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये भारत के उस वाले हिस्से में है जो अपना लद्दाख है ना, भारत के और लद्दाख के उस वाले हिस्से में जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा, जिसे हम कहते हैं पीओके। इस चोटी पर वर्तमान में किसका आधिपत्य है? यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। पीओके लाइन में पड़ती है माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8611 मीटर है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
कानून के हिसाब से भारत की है, लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये वाले मैंने तुम्हें हिमनद, इन हिमनदों को कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर के नाम देकर पूछ लेगा। यदि कांस्टेबल में एग्जाम आता है, कांस्टेबल यूपीएससी या प्रीलिम्स में एग्जाम पूछा जाएगा तो इस टेबल से क्वेश्चन आ जाएगा। यहीं से यदि ग्लेशियर का नाम पूछेगा तो ग्लेशियर का नाम पीसीएस मेंस में मिलान करने के लिए पूछा जाता है। यदि बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा तो उसके लिए टेबल क्या है? काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो हम क्या थे? ट्रांस हिमालय तो हम पढ़ ही चुके थे। ट्रांस हिमालय में देखा था सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती नुब्रा रिवर और श्योक रिवर। नुब्रा और श्योक के बीच में क्या पड़ता? नुब्रा तथा श्योक नदी के संगम 3 भुजा वाली है, काराकोरम लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। प्राचीन फूलों की घाटी, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। अब देखो राजस्थान है, रेगिस्तान है, वहां पर पाए जाते हैं भैया सिंगल 1 कुबड़ वाले ऊंट। लेकिन यहाँ पर जो आपका काराकोरम रेंज है, हिमालय को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में बांटा। पहली कौन सी भैया? मैन। दूसरी कौन सी? मुख्य। दूसरी कौन सी? पहले तो मैन हिमालय बांटा। मैन हिमालय में कौन था? काराकोरम रेंज। इस काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। उस सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ से ये रिवर निकलती है, नुब्रा रिवर। ये रिवर नुब्रा चली गई। और जो ये रिवर है, ये कौन सी है भैया? ये है श्योक रिवर। नुब्रा और श्योक, यहाँ पर कौन सी? नुब्रा है। नुब्रा रिवर जाती है और उसके नीचे जाती है श्योक रिवर। और इसी नुब्रा और श्योक के नीचे यहाँ पर पड़ती है लद्दाख रेंज। कहाँ पड़ती है भैया? लद्दाख रेंज पड़ती है इंडस रिवर के ऊपर। इंडस देखो यहाँ से जा रही है इंडस रिवर यहाँ से जा रही है। और इस इंडस रिवर के ऊपर और नुब्रा रिवर के नीचे कौन सी रेंज पड़ती है भैया? लद्दाख रेंज पड़ती है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आपकी लद्दाख रेंज है वो किन नदियों के बीच में स्थित है और कहां पर है? तो लद्दाख रेंज काराकोरम श्रेणी में स्थित है और काराकोरम श्रेणी से नीचे स्थित है कौन सी? लद्दाख रेंज। और इस लद्दाख रेंज की स्थिति क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आए किन नदियों के बीच में है? क्या रावी सतलज के बीच में है? रावी सतलज का मैटर नहीं है। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। इंडर कहते हैं या सिंधु रिवर कहते हैं, इसे सिंधु रिवर कहते हैं। और ऊपर कौन सी है? नुब्रा। और यहीं पर इसी लद्दाख में भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल पाया जाता यहीं पर। कहां पर? लद्दाख रेंज में। और यहाँ पर क्या होती है ना, इसी लद्दाख रेंज में नमकीन वाली लवणीय झील पाई जाती हैं। और इसी लवणीय झील के आधार पर क्या किन चीजों को माना गया? जब यहाँ पर लवणीय झीलें पाई जा रही हैं तो इसी के आधार पर एक सिद्धांत मैंने तुम्हें बताया था कल कि भैया 33 सागर वाली स्थिति बताई थी कि 33 सागर में नदियों का अवसाद आकर जमा हो रहा था, धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया। तो यहाँ पर जो लवणीय झील पाई जा रही है ना, इसी के आधार पर वो सिद्धांत निकल कर आया था। क्योंकि लवण कहाँ था? नमक कहाँ होता है? समुद्र के जल में होता है। और समुद्र कहाँ बताया था भैया? 33 सागर वाला जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें दिया था, तो वहीं से इसे मजबूती मिलती है इन लवणीय झीलों के होने के कारण। कहां पर? इस मरुस्थल में। जो चीजें मैंने तो बताया, देखो भारत का सबसे ऊंचा पठार है जहाँ ठंडी शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस पठार में लवणीय झीलें पाई जाती हैं। जो बातें मैंने तुम्हें इस मैप में देखकर बताई, वही सब चीजें कहाँ लिखी हुई है? मेरे पीछे लिखी हुई है। अब आते हैं लद्दाख रेंज। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। पहली बात देखो, अब आप खुद ही बताओगे भैया कहां पर स्थित है ये लद्दाख रेंज कहां पर स्थित है? अब बताना है तुम्हें ही कहां स्थित है। यहाँ पर भैया तुम्हें नजर आ रही है काराकोरम रेंज कहां स्थित है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा काराकोरम रेंज कहां स्थित है? तो भैया नुब्रा और श्योक नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? काराकोरम रेंज कहलाता है। और श्योक और भैया नुब्रा और श्योक नदी के बीच का क्षेत्र
काराकोरम रेंज कहलाएगा। लेकिन यहीं पे एक दूसरी नदी जा रही, कौन सी, सिंधु रिवर। सिंधु और नुब्रा के बीच का क्षेत्र, सिंधु और नुब्रा के बीच का क्षेत्र क्या कहला, लद्दाख क्षेत्र कहला रहा। अब जो बातें इस मैप में दर्शाई गई हैं सेम चीजें तो यहीं पर लिखी है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है। अब देखो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, उसी के जस्ट नीचे कौन सी है, लद्दाख रेंज है। उसी के जस्ट नीचे कौन सी है, लद्दाख रेंज है। चीजें रटने वाली इसमें कुछ है नहीं। उसके नीचे आती है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी कहाँ पर है, लद्दाख श्रेणी के नीचे। किस नदी के नीचे है, ये सिंधु रिवर के नीचे है। यदि हम बात करें लद्दाख श्रेणी की, तो लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी के तो ऊपर है और नुब्रा नदी के नीचे है। तो ये चीजें क्या है, यदि आप इन्हें किताब से रटने बैठ जाएंगे ना, कभी सिंधु नदी वहां पर है, लद्दाख रेंज वहां पर है, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, सुबह से शाम हो जाएंगी ये चीजें रटी नहीं जाएंगी। सुबह से शाम हो जाएंगी ये चीजें बिल्कुल नहीं रटी जाएंगी, तीनों श्रेणियां। और इनकी स्थिति आप याद नहीं कर सकते कौन सी नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है सुबह से शाम होते होते। लेकिन यदि आपने 2 मिनट इस मैप पर ध्यान दे दिया तो चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। देखिए फिर मैं एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा इन चीजों को, मैं एक बार आपको फिर रिवाइज कराऊंगा। सबसे ऊपर पड़ती है श्योक रिवर, कहां से निकलती है, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर कहां है, ये आपके भैया लद्दाख रेंज में है, और लद्दाख में भी काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। और काराकोरम श्रेणी कहां पर है, और देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से ये नदी निकली, कौन सी रिवर है, इस नदी का नाम है श्योक रिवर। लास्ट बार बता रहा हूं, श्योक रिवर है। और यहाँ से दूसरी नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नुब्रा रिवर। मतलब श्योक और नुब्रा के बीच का क्षेत्र काराकोरम श्रेणी है, पहली बात। दूसरी आती है, इस काराकोरम श्रेणी में माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन वगैरह चोटी हैं, जो बातें मैंने तुम बताई। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर है। भारत में वर्तमान में, भारत राजनीतिक रूप से भारत में है, लेकिन फिलहाल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ये बातें मैंने तुम बताई जो यहाँ पर मैप में लिखी हुई है। दूसरी बात आती है यहाँ पर, ये रिवर जा रही है भैया नुब्रा, ये रिवर जा रही है भैया आपकी कौन सी, सिंधु। मतलब नुब्रा और सिंधु के बीच का क्षेत्र लद्दाख कहलाएगा। नुब्रा और सिंधु के बीच का क्षेत्र लद्दाख कहलाएगा। सबसे ठंडा क्षेत्र कहलाता है, सबसे ठंडा मरुस्थल है। वर्षा नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि नीचे हिमालय पर्वत है। अब इस हिमालय पर्वत में बादल पहाड़ को पार करके पल्ली तरफ नहीं पहुंच पाते, यहीं पर बरस जाते हैं। तो पल्ली तरफ क्या पाया जाता है भैया, मरुस्थल पाया जाता है। अच्छी तरह कॉन्सेप्ट होता है, क्यों वर्षा नहीं होती वहां पर, क्यों मरुस्थल पाया जाता है, रटने वाली एक चीजें नहीं बताई। दूसरी आती है यहाँ पर जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी कहाँ नजर आ रही है तुम्हें, जास्कर श्रेणी सिंधु नदी के जस्ट नीचे और लद्दाख रेंज के जस्ट नीचे नजर नहीं आ रही भैया, कौन सी, जास्कर रेंज। तो इसमें ये बताओ कुछ रटने वाली चीजें आपको नजर आई, आप लोगों की इसमें तो कुछ चीजें रटने वाली नहीं है। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर सही है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। पहली बात, तिब्बत श्रेणी के विस्तार को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी रकापोसी 7788 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कहां पर, काराकोरम श्रेणी के। खारदुंगा दर्रा इस श्रेणी का प्रमुख दर्रा है, जो श्योक नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी जोड़ता है। अब दर्रे मैंने बताए थे, घाटी। घाटी क्या होता है, देखो सबसे पहले जब हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, मैंने तो बताया था भैया इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी डायरेक्ट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने तो बताया था भैया घाटी क्या होता है। ये आपके 2 पहाड़ है, ये क्या है, आपके 2 पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों की ये क्या है भैया, चोटी है, पीक। चोटी को इंग्लिश में पीक बोलते हैं। अब चोटी है, इन चोटी के बीच में जो ये वाला रास्ता नजर आ रहा नहीं, 2 पहाड़ों के बीच को पार करने वाला रास्ता, ये वाला, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं दर्रा। तो मतलब ये चीजें कहां से समझ में आई, ये हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से समझ में आई। इसी कारण इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शब्दों का खेल होता है ज्योग्राफी के अंदर। तो मैंने तुम बताया यहाँ पर नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। क्या जोड़ता भैया, सिंधु नदी घाटी को श्योक नदी घाटी से जोड़ता है। अब देखो इसको एक बार क्रॉस चेक करें मैप में। यहाँ पर कौन सा दर्रा भैया, खारदुंगला दर्रा। किस घाटी को जोड़ा, सिंधु नदी घाटी को
नुब्रा नदी घाटी से जोड़ रहा खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है भैया? काराकोरम रेंज में स्थित, उसमें भी लद्दाख रेंज में स्थित है। कौन सा भैया? खारदुंगला दर्रा। कहाँ पर? लद्दाख रेंज में। क्यों है? क्योंकि देखो ये तो ऊपर काराकोरम रेंज हो गई, लेकिन ये वाली रेंज कौन सी? लद्दाख रेंज। यहीं पर दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है, जहाँ से पासेस निकलता है। इंग्लिश में इसे पास बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटी को पार करके नहीं जाते। तो खारदुंगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख रेंज में स्थित है। दर्रे भी साथ के साथ कंप्लीट होते चल रहे हैं हमारे, और भी बहुत सी चीजें साथ के साथ कंप्लीट होती चली जाएंगी। तो हमारी क्या होती है? लद्दाख रेंज कंप्लीट होती है। अब देखें भैया इसके बाद हम जास्कर रेंज। कौन सी? जास्कर रेंज। जास्कर रेंज यहाँ पे लिखा हुआ जास्कर रेंज। मतलब ट्रांस हिमालय बताया था जब, तो ट्रांस हिमालय में, ये ट्रांस हिमालय बताया मैंने तुम्हें। इस ट्रांस हिमालय भैया सबसे 3 भागों में से बांट लिया। पहला भैया कौन था? मैन हिमालय। पहला मैन में बांट लिया, मैन या मुख्य है। दूसरी कौन सी भैया? लद्दाख। तीसरी कौन सी आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी भैया जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी सबसे ऊंची चोटी मैन हिमालय, काराकोरम कि माउंट केटू गोडविनोस्टिन इसी उसमें पाई जाएंगी। किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? एक बार फिर डिवाइड करा दूं, नुब्रा और श्योक। नुब्रा और श्योक ये चीजें आपके उंगलियों पर होनी चाहिए। कैसे होंगी? बार बार मैप को देखेंगे तब, बार बार किताब को रटने से चीजें याद नहीं होंगी। दूसरी आती है लद्दाख श्रेणी। किन रेंज के बीच में स्थित है? लद्दाख श्रेणी भैया नुब्रा और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता? लद्दाख। यहीं पर भैया यहीं पर क्या है? इस लद्दाख रेंज में खारदुंगला दर्रा है जो सिंधु नदी घाटी को नुब्रा नदी घाटी से जोड़ रहा है। और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट रकापो से 7788 मीटर की ऊंचाई स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख रेंज में। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट वाला जास्कर श्रेणी बची हुई थी इसमें, उसमें क्या? यह श्रेणी उत्तर पश्चिम में सूर्य नदी घाटी से दक्षिण पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत है। सूर्य नदी से लेकर कर्णाली नदी तक विस्तृत है। अब देखो यहाँ पर जास्कर रेंज, जास्कर रेंज कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊपर वाली काराकोरम, बीच वाली ये वाला जो पार्ट था ये लद्दाख का, उससे नीचे वाला कौन सा भैया? ये है जास्कर रेंज। कहाँ? किस नदी के दक्षिण में स्थित है? सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। कौन सी? जास्कर श्रेणी। अब देखो मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तिब्बत स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कोमेट है। माउंट कोमेट किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है भैया? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोमेट है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, ये यहाँ की बात करें, यहाँ पर थी हमारी, वहां पर थी हमारी लद्दाख रेंज। कौन सी? लद्दाख रेंज। ऊपर बात करेंगे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी थी? यहाँ पर थी हमारी काराकोरम श्रेणी। और यहाँ से एक रिवर जाती है सिंधु रिवर, ये रेड वाली कौन सी? सिंधु रिवर। उसके दक्षिण में कौन सी? जास्कर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी भैया? जास्कर श्रेणी। कौन कौन से पार्ट में बैठी है? ये थोड़ी सी कहाँ पर आती है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तिब्बत इस क्षेत्र में फैली हुई है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट कोमेट है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोमेट है। तो ये कुछ चीजें थी इसके बारे में। दूसरी आती है इस श्रेणी में फोतुला दर्रा स्थित है जो लेह को किससे जोड़ता भैया? श्रीनगर से जोड़ता। किसको? लेह को श्रीनगर से जोड़ता। कौन सा? फोतुला दर्रा। अब देखो यहाँ पर फिर वही चीजें निकल कर आई। कौन सी भैया? श्योक रिवर है, नुब्रा रिवर है, इंडस रिवर है। इसके बीच वाला क्षेत्र अब देखते रहना, यहाँ पर देखते रहना भाई। ये पीले कलर वाली जो नजर आ रही है ये कौन सी भैया? ये तो लद्दाख श्रेणी थी। ये वाली श्रेणी कौन सी थी? ये काराकोरम श्रेणी थी। और ये वाली कौन सी आ जाएगी? ये जास्कर श्रेणी आ जाएगी। किस नदी के बीच में स्थित है भैया? ये सिंधु रिवर के दक्षिण में स्थित है जास्कर। तो हमारी तीनों श्रेणी क्या हुई? कंप्लीट होती है हमारी, मैन हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब आता हमारा मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आता मुख्य हिमालय। यह हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का दूसरा भाग है। मतलब एक तो सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट कौन सा था भैया? ये तो था हमारा, ये कौन सा था जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था? वो तो हमारा ट्रांस हिमालय का भाग। ये हमारा ट्रांस हिमालय, ये मैन हिमालय और पूर्वांचल हिमालय 3 भागों में बांट लिया। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा था भैया? वो तो ट्रांस हिमालय का था। उससे नीचे था
मैन हिमालय और फिर पूर्वांचल हिमालय। अब तक हमने एक हिमालय का एक पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ेंगे भैया इसका दूसरा पार्ट मैन हिमालय। मैन हिमालय कहाँ भैया, ट्रांस हिमालय थोड़ा नीचे पर स्थित है। अब यहाँ पर रहता है, यह हिमालय पर्वत का दूसरा भाग है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखो ये जो नंबर 1 पर तुम्हें काली की नजर आ रही है ना यहाँ पर, ये वाली ये कौन सा भाग है, ये भाग है भैया ट्रांस हिमालय का। कौन सा, ट्रांस। लेकिन उसके बीच में, उसके जो बीच में ये वाली पट्टी नजर आ रही है इस तरह से रेड वाली, ये वाली, ये कौन सा भाग है भैया, ये भाग है भैया मैन हिमालय का। कौन सा, मैन हिमालय, मैन या मुख्य, कौन सा भैया, मैन या मुख्य हिमालय है। तो आज हम किसकी बात करेंगे भैया, बीच वाले हिमालय की मैन या मुख्य हिमालय की बात करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं। अब मैं यहाँ से आपके हिमालय की एक बात बताऊं भाई, चीजें यहीं पर 2-3 चीजें समझने वाली है, बाकी जो मैंने तुम्हें बताया वो सब चीजें मेरे पीछे लिखा हुआ है ही है। आप यदि इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भाई कहाँ चले गए भाई, ये 2 गाड़ी आती हैं, मतलब गाड़ी समझो, कुछ भी चीज को समझ लीजिए, 2 चीजें आती हैं। एक एक इधर से आ रही है और एक आती है हमारी इधर से। आप अगर भैया डॉक्टर रोज नहीं बताऊँ, मैंने कहा भाई इन्हें बताने का रीजन बहुत जरूरी है। ये A है और ये B है। अब इनकी रफ्तार, इन दोनों गाड़ी की रफ्तार, इसकी भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गाड़ी की रफ्तार भी कितनी है भैया, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैथ वाले स्टूडेंट तो समझ लेंगे। अब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, इस तरह से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो भैया आप मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, जैसे ही एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो टक्कर लगेगी इन दोनों की। और जब टक्कर लग जाएगी तो क्या होंगी, ये उछलेंगी, बहुत ऊपर तक उछल जाएंगी। कितने ऊपर तक, ये बहुत ऊपर तक उछल जाएंगी और इनमें टूट फूट भी काफी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब अधिक तीव्र गति से आ रही है, टकराने के बाद में क्या होती है, ऊपर उठ जाती हैं। टकराने के बाद में अधिक गति से आएंगी और ऊपर उठ जाएंगी, फिर क्या होगा, ऊंचाई अधिक बनेगी। लेकिन यहीं पर मैं आपसे दूसरी बात बताऊं भैया, इनकी रफ्तार तो कम थी। इनकी रफ्तार कितनी थी, अब की बार बहुत कम थी। तो मतलब टकराएंगी तो लेकिन क्या होगा, टकराने के बाद में अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएंगी। टकराने के बाद में अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएंगी, और जब अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएंगी तो मतलब उनका क्षेत्रफल अधिक दूर तक फैल जाएगा। ऊंचाई कम, क्षेत्रफल अधिक। यही काम हुआ हमारे हिमालय के साथ में। यही काम क्या हुआ हमारे हिमालय पर्वत के साथ में हुआ, जब इसका निर्माण होने के लिए आ रहा था। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी ना जाकर के, देखो ये वाला पार्ट किसका था भैया, ये वाला पार्ट था भैया यूरेशियन प्लेट का, और जो आपका ये वाली प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब इसे टकराने के लिए जा रही थी ना, टकराने के लिए जा रही थी इस तरह से, तो यहां पर क्या थी, गति अधिक, गति कम। कम गति, यहां पर कैसी थी भैया, गति अधिक, गति अधिक। अब जैसे टकराई तो टकराने के बाद में इस तरफ तो गति अधिक थी। अब जब गति प्लेटों की अधिक थी तो यहाँ पर क्या होगी, टकराने के बाद में यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ का निर्माण होगा। क्या होगा, अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ का निर्माण, अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ का निर्माण होगा। लेकिन चौड़ाई कैसी होगी, अधिक ऊंचाई कम चौड़ाई, अधिक ऊंचाई होगी लेकिन कम चौड़ाई होगी। क्यों, क्योंकि इस तरफ का पार्ट बड़ी तीव्र गति से टकराया था, तो इस तरफ कैसे भैया अधिक ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाकिस्तान की साइड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गति थी कम। क्या थी भैया, गति कम थी।
और जब गति कम थी इस क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर तो गति अधिक थी, इस क्षेत्र में अधिक गति थी, तो अधिक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का निर्माण हुआ इस तरह से। और यहाँ पर क्या थी भैया, इस तरह से अधिक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का निर्माण हुआ जब दो प्लेटें अधिक गति से टकराई। यहाँ पर गति कम थी, यहाँ पर गति होने के कारण क्या हुआ भैया, क्षेत्रफल तो अधिक बढ़ा, क्षेत्रफल तो अधिक बढ़ा लेकिन ऊंचाई कम। यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ों की ऊंचाई कम, ऊंचाई कम चौड़ाई अधिक। अब इसी कॉन्सेप्ट से याद कर लेंगे हम। देखो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि पूरी तरह से ऐसा ही हुआ होगा, जो मैंने किताबों से पढ़ा है, अपने अध्यापकों से सुना, मैंने तो वो चीज यहाँ पर बताई है। इधर के जो पहाड़ हैं उनकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र कितना भैया 150 किलोमीटर। पूरा कितना भैया 150 किलोमीटर, हम इसे लिख सकते हैं 150 किलोमीटर चौड़ाई में फैले हुए हैं पूरब के पहाड़। यदि हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ की कितने फैले हुए हैं 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर में तो चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई कम है। यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 150 किलोमीटर और उधर चौड़ाई है भैया 400 किलोमीटर। तो क्यों हुए भैया ऐसे, जब अधिक गति से टकराए तो ऊंचाई तक अधिक गए, दोनों प्लेटें जब अधिक, एक साइड तो अधिक तेज गति से चल रही थी, तो मतलब ये वाले पार्ट में जो आपका ये नेपाल की साइड वाला पार्ट था, दोनों प्लेटें एक दूसरी प्लेट से टकराई, तो टकराने के बाद में अधिक ऊंचाई गई, तो इस कारण यहाँ की चौड़ाई 150 किलोमीटर पड़ती है। और यहाँ की जो प्लेटें थी उनकी गति कैसी थी, उनकी गति मंद गति थी। कैसी, मंद गति थी। मंद गति होने के कारण यहाँ पर जब दो प्लेटें मतलब कम दूर से कम स्पीड से टकराएंगी तो क्या हुआ भैया, यहाँ पर चौड़ाई तो अधिक रहेगी लेकिन ऊंचाई कितनी हुई, ऊंचाई तो कम, ऊंचाई तो रह गई कम, चौड़ाई कितनी रह गई अधिक। 400 किलोमीटर पाए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ वाले पहाड़। और जो ये वाले पहाड़ हैं कौन से भैया, इधर वाले नेपाल की साइड वाले, उनकी चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई अधिक है। इसी कारण यहाँ पर 8849 मीटर के पहाड़ पाए जाते हैं। 8849 मीटर की जो ऊंचाई वाले पहाड़ है, इसी कारण नेपाल की साइडें पाए जाते हैं, क्योंकि तीव्र गति से टकराई। तो दो चीजें याद हुई भैया, जहां पर तीव्र गति थी वहां पर ऊंचाई अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी। जहां पर मंद गति थी वहां चौड़ाई अधिक होगी, ऊंचाई कम होगी। क्योंकि जब दो गाड़ी एक दूसरी प्लेट से अधिक गति से टकराएंगी तो कैसी होती है, टकराने के बाद बहुत ऊपर तक उछल जाती हैं। उछलते कि नहीं उछलती हैं, लेकिन दो गाड़ी आ रही बड़ी आराम से टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर तो नहीं उठेंगी, ऊपर तो नहीं उठेंगी, क्या होंगी, अधिक क्षेत्रफल में फैल जाएंगी। तो चीजें याद हुई भैया, ये हिमालय का उसी कॉन्सेप्ट में से याद करते हैं। तो जो चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई वही कहाँ लिखी है भैया, वही यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मुख्य हिमालय के दोनों किनारों पर सीक्वेंशियल मोड या अक्षांश मोड स्थित है। देखो इस तरह से जो आपका ये पाकिस्तान वाला भाग है, ये यहाँ से ये अपना हिमालय ना इस तरह से बना हुआ भाई, ये इस तरह से, ये पहाड़ इस तरह से यहाँ से बनते हुए इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से, और यहाँ से होते हुए ये जो आता अंडमान निकोबार भी हिमालय पर्वत का भाग है। अंडमान निकोबार भी किसका भाग है भैया, हिमालय पर्वत का भाग है। लेकिन यहाँ पर उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, उस श्रेणी की ऊंचाई क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। कम होने के बाद वो समुद्र में डूब जाती है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद में वो दोबारा नजर आती है, यहाँ पर नजर आते हैं अंडमान निकोबार के रूप में। तो सीक्वेंशियल रूप से प्रदान की गई बात है भाई, इस तरह से यहाँ से निकला और यहाँ से निकल के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। तो सीक्वेंशियल मोड में है हिंदू कुश पर्वत से लेकर अंडमान निकोबार तक। दूसरी बात है अराकानियोमा उसमें बर्मा या फिर उसमें जाना जाता है, हिमालय पर्वत को अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। जो बातें मैंने यहाँ पर बताई वही कहानी लिखी है मेरे पीछे पीपीटी के रूप में लिखी हुई है। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है भैया, हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब हिमालय पर्वत किस तरह से भारत को प्रभावित करता है। देखो यदि हिमालय पर्वत भारत में नहीं होता, हिमालय पर्वत यदि हम इस टॉपिक के सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें
यदि बात करें इस टॉपिक के सबसे पहले पॉइंट की, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। किस तरह से प्रभावित करता है इस टॉपिक की यदि बात करें तो भैया यदि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में ना होता तो वहां पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि वर्षा क्या करती है, एक पहाड़ों से टकरा करके वर्षा होती है। वर्षा होगी तो नदियां होंगी, नदियां होंगी तो क्या होंगे भैया, मैदानी क्षेत्र होंगे, मैदानी क्षेत्र होंगे तो क्या होंगी, फसलें अच्छी होंगी, फसलें अच्छी होंगी तो जनसंख्या नगरीकरण होगा। तो यदि हिमालय पर्वत भारत में ना होता, यदि भारत में हिमालय पर्वत ना होता तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के पार भी नहीं होती। क्या नहीं होती, 20 करोड़ के पार नहीं होती। क्यों? क्योंकि भारत में वर्षा नहीं होती, भारत एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र होता, जैसा क्या था भैया चाइना का टकराव वाला क्षेत्र है। तो क्या होती भैया, परिस्थितियां बहुत बदल जाती। हिमालय पर्वत होने के कारण हमारे उत्तर भारत में वर्षा होती है, तो नदियों का निर्माण होता है। और दूसरा कारण था बंगाली खाड़ी, अरब सागर, ब्राजील में मानसून हिमालय से टकराने के बाद भारत में वर्षा करती है। हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाएगी तो क्या होगा, जैव विविधता से मतलब होता है जहां पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब जैव विविधता किस क्षेत्र में, मैं आपसे बात करूं मेघालय, कहां पर, मेघालय। अब मेघालय का अर्थ यह है जहां पर बादलों का स्थान हो, बादलों के रहने का स्थान मेघालय। जैसे होता भैया विद्यालय, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, मतलब जहां पर विद्या ग्रहण की जाती है विद्यार्थियों के द्वारा, जहां पर विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आते हैं। उसी तरह से मेघालय जहां पर बादल जो होते हैं ना, मेघ का अर्थ बादल थे, मेघालय वर्षा करने के लिए आते हैं। जब इस मेघालय वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी तो आप मुझे बताएं, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो वहां पर वनस्पति भी अधिक होगी। जब वनस्पति क्षेत्र में अधिक होगी तो वनस्पति होने के बाद में वनस्पति होगी, वनस्पति होने के साथ में क्या होगा भैया, वहां पर उस वनस्पति को खाने के लिए जीव जंतु अधिक होंगे। उस जीव जंतु जब अधिक होंगे तो उसके बाद में क्या होगा, उन जीव जंतु को खाने के लिए एक धीरे धीरे चक्र चलता चला जाएगा। उस चक्र में ही क्या होगा भैया, अधिक जैव विविधता। अधिक जैव विविधता का मतलब होता है कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के पेड़ों की जनजाति, कई प्रकार के प्रजाति वहां पाई जाती है। कहते हैं हिमालय में कई प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा था हिमालय, हिमालय भारत की ओर साइबेरिया से आने वाली, साइबेरिया होता रूस वाला पार्ट। अब देखो रूस है कहां पर, यदि मैं इस तरह से बात करूं तो हम तो भैया यहाँ पर बसे हुए इस क्षेत्र में, यहाँ पर, और यहाँ पर आता रशिया इस वाले पार्ट में। यहाँ से हवा चलती है इसकी तरफ, तो कहाँ चलती है भैया, यदि हिमालय पर्वत ना होता तो ये ठंडी हवाएं कहाँ आती, ये ठंडी हवाएं आती हमें परेशान करने के लिए भारत में। एक तो यदि हिमालय पर्वत ना होता तो वर्षा ही नहीं होती, पहली बात तो यहाँ मरुस्थल होता। दूसरा, वर्षा नहीं होती तो मरुस्थल होता। दूसरी, ठंडी हवा आ जाया करती भारत में, तो क्या होता भैया, भारत एक ठंडा मरुस्थल हो जाता। भारत क्या होता है, ठंडा मरुस्थल बन जाता है। यदि हिमालय पर्वत ना होता तो कौन सी भैया, हिमालय पर्वत भारत की ओर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोक लेती है। दूसरी आती है हिमालय का महत्व सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हिमालय के कारण घुसपैठी तथा आतंकवादी भारत में घुसपैठी नहीं कर पाते। जो अपना चाइना है, चाइना और भारत के बीच में एक बफर जोन हुआ करता था 1962 से पहले, कौन सा, जिसे कहते हैं तिब्बत एक बफर जोन हुआ करता था। उस बफर जोन पर किसने कब्जा कर लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया। लेकिन अभी भी अब तो देखिए भारत काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उस समय तक तो भारत जो था आजादी हुआ था। यदि उस समय चाइना चाहता तो शायद भारत में एंट्री कर लेता, लेकिन किस कारण, इस हिमालय पर्वत के कारण, इस हिमालय पर्वत वाली स्थिति के कारण। देखना ये जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत वाली स्थिति के कारण यहाँ से क्या बनता है, हिमालय पर्वत बनता है इस तरह से। इस हिमालय पर्वत को पार करना महाभारत है भैया। इस हिमालय पर्वत वाली स्थिति के कारण भारत को सुरक्षा प्रदान की गई है ठंडी साइबेरिया हवाओं से, आतंकवादियों से, घुसपैठियों से। तो भैया हिमालय पर्वत भारत के लिए एक वरदान है भारत के लिए। यदि भारत में हिमालय पर्वत नहीं होता तो शायद आज भारत की जनसंख्या 30 या 35 करोड़ भी पार नहीं कर पाती। तीसरा पॉइंट आता भैया, यह हमारे पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या भैया, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा तो यहाँ पर क्या आएंगे, विदेशी सैलानी घूमने आएंगे। ठंडा क्षेत्र है, जैसे कश्मीर हुआ। कश्मीर को क्या कहते हैं भैया, धरती का स्वर्ग कहते हैं। किसको, कश्मीर को धरती का स्वर्ग।
अब यहाँ पर सैलानी घूमने आएंगे तो विदेशी मुद्रा लेकर आएंगे। जब वो अपने देश की मुद्रा को लेकर आएंगे भारत में तो क्या होगा भैया, भारत आर्थिक दृष्टि से क्या हो जाएगा भैया, मजबूत हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएगा। किस कारण, क्योंकि भैया हिमालय पर्वत है, ठंडा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र तो यहाँ पर कई प्रकार के सुंदर झीलें मिलती हैं, धरती का स्वर्ग भी अपने पास है कश्मीर। तो भारत को ये आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करता है क्या, हिमालय पर्वत। तीसरा आता है हिमालय में बहुत सी जड़ी बूटियों का भंडार है। देखो हिमालय पर्वत में बहुत सी जड़ी बूटियों का भंडार है, जैसे कि हमने रामायण में भी देखा था भाई, जब लक्ष्मण को क्या हुए थे, मूर्छित हुए थे, तो उसके बाद में हनुमान जी आए थे कहाँ पर, उत्तराखंड में एक घाटी पड़ती है, फुल घाटी से थोड़े ऊपर को, वहां पर क्या होते हैं भैया, कई प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, तो जड़ी बूटी की दृष्टि से भी क्या है भैया, महत्वपूर्ण है अपना हिमालय। भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से होकर गुजरती हैं। जब मैंने तुम्हें बताई थी भैया कल, पंजाब और दोआब वाला क्षेत्र, मैंने तुम्हें बताया दोआब और पंजाब, ये दो क्षेत्र बताए थे। दोआब तो होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, क्या कहलाता है, दोआब। जिस क्षेत्र में अपना मेरठ बसा हुआ है, बिजनौर बसा हुआ है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा हुआ है। तो यहाँ पर प्राचीन काल से किस चीज की कमी नहीं है, खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो हैंडपंप वगैरह के द्वारा सिंचाई कर ली जाती थी। लेकिन उस समय पहले जो नदियों के किनारे अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी। इसी कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी प्राचीन काल से ही। जैसे क्या भैया, अपना पश्चिम बंगाल है और बिहार है, बिहार को प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे, तो काफी उन्नति रही थी। इसी कारण, क्योंकि दोआब के क्षेत्र में बसा हुआ है क्या भैया, अपना उत्तर भारत में जितनी जनसंख्या पड़ती है ना, कुल भारत की 41% जनसंख्या कहाँ है भैया, अपने इन 2 या 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इन 3 से 4 राज्यों में भारत की 41% जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर रहने लायक परिस्थितियां पाई जाती हैं, खाने पीने की पर्याप्त चीजें हैं। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर नदियां निकलती हैं, नदियों के द्वारा, और हिमालय पर्वत के कारण वर्षा होती है, वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी। ये चक्र क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला ही जाता है। दूसरा था धार्मिक दृष्टि से भी क्या है भैया, महत्वपूर्ण है अपना हिमालय। हमारे धर्म ग्रंथों में हिमालय को पूजनीय बताया गया है। तो दोस्तों, आज हमने हिमालय पर्वत के बारे में काफी नोट पॉइंट देखे और इसकी हिमालय पर्वत की स्थिति देखी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ से निकलने वाली नदियां वगैरह, इनके बारे में हमने शॉर्ट में जानकारी ली है। तो आज की क्लास कहते हुए हमारी हिमालय पर्वत की थी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है उसमें हम भारत के मैदान की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने भारत को 6 भागों में डिवाइड करा था। एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं दोबारा से, तो कौन से 6 भाग थे। पहला तो पर्वत वाला भाग था, दूसरा मरुस्थल, तीसरा वाला भाग कौन था मैदान, चौथा पठार वाला क्षेत्र था, पांचवा कौन था भैया, तटीय यानी कोस्टल रेंज, तटीय मैदान, और छठा जो भारत के द्वीप वगैरह हैं। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते चलेंगे, और साथ के साथ ही भारत की नदियां, भारत के वन, भारत के पर्वत, भारत के पठार, भारत की जनजाति और नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर, इन सबको हम एक साथ ही लेकर चलते चलेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।